हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है खिलाफत मूवमेंट। लास्ट लेसन में हमने जो डिस्कस किया था रॉलेट एक्ट, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस थे, डिटेल में डिस्कस किया था। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो आगे का डेवलपमेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नेम है खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे रॉलेट एक्ट के टाइम पे जो नेशन वाइड सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था, उसमें देख लिया था कि अभी जो पीपल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं और कहीं ना कहीं अभी तक लिमिटेड लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं मूवमेंट में। और महात्मा गांधी जी का जो ऑब्जेक्टिव था कि जो नॉर्मली अभी तक जो मूवमेंट था वो सिटीज और टाउन्स में लिमिटेड था, उसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाए जो कि पैन इंडिया होना चाहिए। पैन इंडिया का सिंपल मतलब है पूरे इंडिया में हर एक सेक्शन, रिच, लोअर सेक्शन, कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग द जेंडर एज वेल। सभी लोग जब एक साथ आएंगे तभी एक ब्रॉड मूवमेंट बनेगा। तो इसी के लिए उन्होंने एक लॉन्च किया था, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। अब कोई भी मूवमेंट आपका तब सक्सेसफुल हो पाएगा जब उसमें यूनिटी होगी। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और ये चीज हमको 1906 से पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम से देखना स्टार्ट हो गई थी। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी। गांधी जी ने बोला कि अगर मुझको एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाना है जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होगा, उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो है हिंदू मुस्लिम की यूनिटी। महात्मा गांधी जी को पता था कि कोई भी मूवमेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ आएंगे। और इसीलिए उन्होंने एक मुस्लिम का इशू था, यानी मुस्लिम जो भी पर्सन है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका एक इशू था, वो था खिलाफत इशू। इसको इन्होंने अपने नॉन कॉपरेशन में जो आने वाला मूवमेंट है उसमें इंक्लूड करने के लिए इसको सोचा था। इस इशू को और डिटेल को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक जाते हैं जरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता था टू पावर्स थी, एक थी सेंट्रल पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट जर्मन एम्पायर, सेकेंड इज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और लास्ट था यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर। और अलाइड पावर्स में कौन था? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे एक साइड थे जिनको अलाइज बोला गया था, और बाकी पावर्स को सेंट्रल पावर्स बोला गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम सेंट्रल पावर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक्सेस पावर्स बोला गया था यहाँ पे, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन क्या था वो नाइन्थ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ क्या कि जो सेंट्रल पावर्स थी वो डिफीट हो गई और उसमें टर्की था, वो भी एक इंपॉर्टेंट पावर था। और ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी डिफीट हुआ है और जिसने जिसको हराया है, और जो अलाइड पावर्स हैं उन्होंने हराया है किसको? सेंट्रल पावर्स को। तो वो अब उसके ऊपर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज को इम्पोज करेंगी, हार्श ट्रीटीज को इम्पोज करेंगी। दैट मीन्स कि जो अलाइड पावर्स हैं दे कंसिडर कि सेंट्रल पावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस विच वर अंडर दी और ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था यहाँ पे। एक हार्श पीस ट्रीटी को इम्पोज किया जाता है। रूमर्स ये थे कि ये जो हार्श पीस ट्रीटी के प्रोविजंस है वो ये कुछ इस तरीके से हैं, जो ऑटोमन एम्परर हैं यहाँ पे, जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड हैं, जिसको हम खलीफा बोला जाता था, यानी बहुत ही एक सेरेमोनियल पोजीशन। जितने भी यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले हैं, वो जो खलीफा है उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, स्पिरिचुअल हेड मानते हैं। उनको डिसबैंड कर दिया जाएगा, यानी उनको उनकी पोजीशन से यहाँ पे हटा दिया जाएगा, ये सारा अरेंजमेंट खत्म कर दिया जाएगा। अब हुआ क्या बच्चे, यहाँ पे इसको अपोज करने के लिए एक खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया जाता है इंडिया में। बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स थे वो ये बोल रहे थे कि जो ऑटोमन एम्परर जो थे उनकी जो पोजीशन थी उनको हटाया जा रहा था, उनकी पोजीशन को रिस्टोर की जाए, मतलब ये डिमांड की जा रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम से। और इंडिया में भी इसी को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बच्चे यहाँ पे, ताकि जो खलीफा है, हमारे जो सेरेमोनियल हेड हैं, स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक वर्ल्ड के, उनकी जो पावर्स थी उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाए? रीस्टोर कर दिया जाए। अब ये कब फॉर्म हुई थी इंडिया में? ये फॉर्म हुई थी मार्च 1919 में। अब इस कमेटी को बनाने में टू इंपॉर्टेंट ब्रदर्स, जिसको हम अली ब्रदर्स भी बोलते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, बहुत ही यहाँ पे यंग थे, और ये जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स थे, इन्होंने इस खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया और सभी मुस्लिम्स को यहाँ पे यूनाइट किया ताकि वो ये शोकेस कर पाए। बिकॉज इंडिया उस टाइम किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन की कॉलोनी था, जो किसके अंडर में आता था? अलाइड पावर्स के अंडर में आता था। तो इसीलिए शोकेस करने के लिए कि भैया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इम्पोज की जा रही है यहाँ पे ऑटोमन एम्परर पे, उसको, उनकी जो पोजीशन है उससे खराब हो रही है, उसको रीस्टोर किया जाए। अब महात्मा गांधी जी को एक इशू मिल गया कि महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा।
अभी मुस्लिम्स को रिक्वायरमेंट है यहाँ पे सपोर्ट की, तो अगर मैं उनको यहाँ पे सपोर्ट दे देता हूँ और बदले में उनसे भी यहाँ पे सपोर्ट ले लूँगा, तो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है वो कहीं न कहीं मैं फ़ोर्स कर दूँगा, दैट मीन्स रिस्टोर कर दूँगा, जो ब्रिटिशर्स के एक्शन की और डिवाइड एंड रूल की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका था यहाँ पे। सो महात्मा गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि मुझे एक ऐसा नेशनल मूवमेंट बनाना है जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स के जो दोनों इशू हैं, बिकॉज हिंदूज का कौन सा इशू था, वो अभी रॉलेट एक्ट वाला जलियांवाला बाग मैसेकर वाला इशू था, और मुस्लिम का खिलाफत इशू हो गया, तो इसीलिए इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे क्या बना दिया, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बन जाता है यहाँ पे। सो गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगी कि अगर मैं मुस्लिम्स को सपोर्ट करूंगा, तो अभी मुस्लिम्स को रिक्वायरमेंट है, तो जब मैं मुस्लिम्स को सपोर्ट करूंगा तो डेफिनेटली वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल मूवमेंट है जो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं, और वो ब्रिटिशर्स जो मुस्लिम्स को डिवाइड एंड रूल की तरह यहाँ पे सेपरेट कर रहे हुआ है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, अब मुझे ऑब्जेक्टिव है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं उनको यूनाइट करूंगा नेशनल मूवमेंट में। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे कैलकाता सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में। अब ऑलरेडी यहाँ पे जो कैलकाता सेशन जो 1920 में 2 सेशंस होते हैं, एक नागपुर सेशन होता है और एक कलकत्ता सेशन होता है, और ये डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा होता है यहाँ पे। तो अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को यहाँ पे लिख सकते हो। अब महात्मा गांधी यहाँ पे कन्विंस्ड हो गए थे यहाँ पे कि सर ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है, और यही रीजन था कि वो अदर लीडर्स को भी कन्विंस करना चाहते थे कि मुझे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना है, जिसके लिए मुझे खिलाफत को सपोर्ट करना पड़ेगा, खिलाफत इशू को सपोर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं स्वराज के लिए भी सपोर्ट कर रहा हूँ। स्वराज मतलब सिंपली स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। अब क्वेश्चन आता है कि गांधी जी यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं, व्हाट वाज द रीजन व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी सपोर्ट करते हैं, और ये एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या। सो गांधी जी ने यहाँ पे एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, जिसका नाम था हिंद स्वराज 1909 में, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अगर हम जो ब्रिटिश रूल है वो क्यों यहाँ पे स्टैब्लिश हो पाया इंडिया में, इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द इंडियंस, यानी जो इंडियंस उनको कॉपरेट कर रहे हैं वो तभी तक यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। जिस दिन हमने नॉन कॉपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स की बात मानना उन्होंने इनकार कर दिया, तो जो ब्रिटिश रूल है वो 1 साल के अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हमको स्वराज मिल जाएगा, और स्वराज का लिटरल मीन्स होता है सेल्फ रूल। तो ये गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज बुक में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा था। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिंपली, कि जब अगर आप कॉपरेट नहीं करोगे तो कैसे ये जो सिंपल नॉन कॉपरेशन है आपका मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। और तो गांधी जी ने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये जो मूवमेंट है ये स्टेजेस में अनफोल्ड होगा, और वेरियस स्टेजेस इसकी बताई थी। स्टार्टिंग में ये जो स्टेजेस था यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे नॉन कॉपरेशन हम करेंगे, यानी जो भी गवर्नमेंट ने हमको अवार्ड दिए हैं हमारे अच्छे काम के लिए, जो भी टाइटल्स हमको दिए हम सब उसको क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे। आज के टाइम पे भी ये प्रैक्टिस चलती है, पद्मश्री पद्म भूषण जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट गलत करती है तो उसके रिटेलिएशन में ये ऑनर को लेने से मना कर दिया जाता है, मीन्स कि हम उसको इनकार कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से ऑनर। सो उस टाइम पे गांधी जी यही सपोर्ट कर रहे थे कि जो अपने जो टाइटल्स हैं, जो अवार्ड्स हैं, उन सबको यहाँ पे सरेंडर कर दिया जाए, साथ ही साथ बाइकआउट किया जाए। कौन कौन सी चीज़ों को, सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, स्कूल्स को, इवन फॉरेन गुड्स को। तो देखो हम नॉन कॉपरेट कर रहे हैं। अब भाई आप ऑफिशियल्स हो, लेकिन अगर आपके नीचे का स्टाफ ही नहीं होगा तो क्या आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यही नॉन कॉपरेशन का ऑब्जेक्टिव था। गांधी जी ने बोला अगर इससे भी बात नहीं बनेगी ना, तो हम एक और नॉन कॉपरेशन की नेक्स्ट स्टेज जो है, एक्सट्रीम स्टेज जो है, वो है सिविल डिसोबीडियंस। यानी अभी तक तो सिर्फ हम नॉन कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम जानबूझ के गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम या लॉस को ब्रेक करेंगे, जो कि हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे यहाँ पे। और वो भी हम पढ़ेंगे 1930 के टाइम पे सॉल्ट सत्याग्रह से ये स्टार्ट हो जाता है। सो इन केस अगर गवर्नमेंट हमको रिप्रेस करती है, हमारे ऊपर फोर्स को यूज करती है, तो हमारे पास एक और यहाँ पे स्टेज होगी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसको लॉन्च करके हम उस चीज को भी टैकल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पे सर महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट मांगा 1920 में, और महात्मा गांधी जी और जो शौकत अली थे उन्होंने यहाँ पे अलग अलग एरियाज में जाके यहाँ पे टूर किया, लोगों को कन्विंस किया कि आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और हिंदू मुस्लिम्स एक साथ आएंगे तभी यहाँ पे क्या हो पाएगा सर, तभी हम लोग एक साथ यहाँ पे यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर पाएंगे। तो बच्चे आपने देखा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे
कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस सेशन होता है नागपुर में, जो कि दिसंबर 1920 में होता है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कांग्रेस के सेशन है, सर सेशन का मतलब क्या है? अब ये कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी 1885 में, तो उस टाइम से ये प्रैक्टिस चल रही थी कि हम ईयर के एंड में मिलेंगे और ईयर के एंड में हम अपना एजेंडा को सेट करेंगे कि आने वाले साल में हम क्या क्या करेंगे, एक तरीके से प्लानिंग करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हर साल आखिरी के दिसंबर में एक सेशन होता था जिसको हम एनुअल सेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? यस, बिल्कुल करेक्ट, एनुअल सेशन, जो हर साल होता था दिसंबर में। इसमें हम आने वाले ईयर का प्लान करते थे, जो भी सिचुएशन होगी उस टाइम पे। लेकिन अगर बीच में ही मुझे कोई इंपॉर्टेंट सेशन को करना पड़े तो उसको हम स्पेशल सेशन बोलते थे, जो कि मैंने आपको बताया कि वो गांधी जी ने कब किया था यहाँ पे? सर वो कैलकाटा वाला यहाँ पे सेशन किया था, कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस 1920। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कुछ ही मंथ्स का डिफरेंस है, लेकिन जो सेशन दिसंबर से पहले होगा उसको हम स्पेशल सेशन बोल देंगे, और जो नॉर्मली दिसंबर में होगा वो हम एनुअल सेशन बोलेंगे। और अगर आपको ये कोलकाता सेशन का मंथ याद है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो, अपनी नॉलेज को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैप सेक्शन में मैंने डिटेल में इन सारी चीज को और डिटेल से बताया है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो उसको भी आप जाके एक बार देख सकते हैं। चलिए बच्चे, अब यहाँ पे कांग्रेस सेशन होता है नागपुर में, क्योंकि एक टाइप तो यहाँ पे मुस्लिम्स को कन्विंस करना था, दूसरी टाइप यहाँ पे कांग्रेस को भी कन्विंस करना था, बिकॉज कांग्रेस जो थी वो और पूरे इंडिया की मेजोरिटी जो थी यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, सो यहाँ पे जो कांग्रेस थी वो काफी ज्यादा कंसर्न थी अबाउट द प्रपोजल्स, की जो कांग्रेस के अंदर में ही काफी लीडर्स थे जो इस चीज को एग्री नहीं कर रहे थे यहाँ पे। सो अगर हम बाइनरी में देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए भाई गांधी जी। और हुआ क्या कि सर काउंसिल के इलेक्शंस आने वाले थे यहाँ पे 1920 में, जो कि नवंबर में स्केड्यूल थे, और कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे यहाँ पे वो रिलक्टेंट थे, मींस वो नहीं चाहते थे यहाँ पे कि हम बाइकआउट करें आने वाले इलेक्शंस में, यानी जो काउंसिल का इलेक्शंस था वो नहीं चाहते थे कि हम नॉन कॉपरेशन के थ्रू इनको बाइकआउट करें। उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि कैसे भी करके हम गवर्नमेंट का जो लॉ बनाने वाली यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन इंस्टीट्यूशंस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जा पाएँ और वहाँ पे जाके यहाँ पे क्वेश्चन करें कि जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं, जो हमारी लिए, इंडियंस के लिए और इंडियंस की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खराब है। तो ये कुछ कांग्रेस के लीडर्स का ओपिनियन था। नॉट ओनली दिस, उनको ये भी लग रहा था कि ये जो मूवमेंट है अभी लोग तैयार नहीं हुए हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, और वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो गया था, इस टाइम पे उसी टाइप का जो पॉपुलर वायलेंस था वो इरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे कुछ कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स यहाँ पे हो। अब इंटेंस टसल होता है कांग्रेस के अंडर में बच्चे यहाँ पे इन द मंथ ऑफ द सितंबर एंड द दिसंबर। तो कैलकाटा सेशन कब होता है? सितंबर में होता है, और दिसंबर में आपका नागपुर सेशन होता है। सो बच्चे यहाँ पे कोई भी एक मीटिंग पॉइंट नहीं बन रहा था, कहते हैं ना, एक एक मिडिल पाथ नहीं निकल के आ रहा था बच्चे यहाँ पे, जो सपोर्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन को और जो अपोज कर रहे थे। फाइनली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है बिटवीन दी सपोर्टर्स एंड दी अपोनेंट्स, और जो कांग्रेस का जो नागपुर सेशन है 1920 का, उसमें यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज होता है उसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाता है एज एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ दी कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस इज दी ओनली पार्टी एट दैट टाइम जो सभी को, पूरे इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे ये मूवमेंट अनफोल्ड होता है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग किया, आपके जो लेसन थे मैंने आपको बताया कि ऑल दो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिप्रेशन है, यानी जो ब्रिटिशर्स उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो सब एक अलग है, और उनका जो नोशन था फ्रीडम का वो भी अलग है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए जो आइडिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो क्या था, और उनके लिए वो क्या समझ रहे थे और किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, सो बच्चे ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन दी मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन के अंदर ही अलग अलग लोग, उनका एक अलग इंटरप्रिटेशन था नॉन कॉपरेशन का। जरा समझिए यहाँ पे कि ऑफिशियली नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? जनवरी 1921 में स्टार्ट होता है बच्चे। यहाँ पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी अपनी अलग एस्पिरेशंस थी। सिंपली सभी लोग यहाँ पे जो स्वराज का जो गांधी जी का कॉल था, यानी जो स्वराज हम चाह रहे थे बच्चे यहाँ पे, उस सबके लिए वो स्ट्रगल करते हैं हर एक सेक्शन का। लेकिन ये जो स्वराज है इसका मीनिंग भी हर एक सेक्शन के लिए डिफरेंट था, यानी ये जो स्वराज का जो मतलब है, डिफरेंट थिंग्स
टू द डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, जरा देखते हैं कि जो टाउन्स में थे उनके लिए स्वराज का मतलब यहाँ पे क्या था। तो जो सबसे पहले मूवमेंट सिटीज में स्टार्ट होता है, बिकॉज जो प्रॉब्लम ही यही थी कि जो अर्लियर यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रगल होता था, इट वाज जस्ट लिमिटेड टू द सिटीज एंड द इंपॉर्टेंट टाउन्स, वो लोकल एरियाज में जा ही नहीं पाता था। और गांधी जी का ये ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएं। बिकॉज अगर मैं आपको एक छोटा सा पिरामिड को ड्रॉ करूं, तो पिरामिड को यहाँ पे अपर सेक्शन जो है यहाँ पे वो सर इलीट सेक्शन हो गया, जो अमीर सेक्शन है सिटीज में रहने वाला, टाउन्स में रहने वाला, उसके यहाँ पे आउटस्कर्ट्स वाला एरियाज जो आसपास वाले एरियाज में रहता है, और फाइनली एक लोअर सेक्शन यहाँ पे जो मेजोरिटी में कॉन्स्टिट्यूट करता है वो विलेजेस वाला एरिया था। तो गांधी जी चाह रहे थे सर इसको हम ब्रॉड बेस्ड बनाए, वो तभी होगा जब आप हर एक सेक्शन को यहाँ पे क्या करोगे, इंक्लूड करोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो मूवमेंट देखने वाले हैं वो टाउन्स में देखने वाले हैं, मूवमेंट इन द सिटीज। तो यहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो मिडिल क्लास जो यहाँ पे लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं यहाँ पे, सर वो पढ़े लिखे लॉयर्स प्रोफेशनल्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं सिटीज में यहाँ पे। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में यहाँ पे पढ़ रहे थे एज अ नॉन कॉपरेशन, उनका जो यहाँ पे बोला गया था उन्होंने जाना बंद कर दिया। जितने भी हेड मास्टर्स थे जो पढ़ा रहे थे ऐसे स्कूल्स में, ब्रिटिशर्स रन स्कूल्स में, और टीचर्स जो थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने बोला मैं अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस नहीं करूंगा जाके, तो सारे केसेस यहाँ पे, मोस्टली केसेस यहाँ पे जो थे वो क्या हो पा रहे थे सर, उनका पेंडिंग थे, यानी उनके ट्रायल नहीं हो पा रहा था। अब बच्चे जो काउंसिल इलेक्शंस मैंने आपको बताया यहाँ पे जो स्केड्यूल था, जो कि यहाँ पे कुछ कांग्रेस के लीडर्स चाह रहे थे कि ऐसा हो, जो कि नवंबर 1920 में था सर, उसको भी यहाँ पे बाइकआउट किया गया बच्चे, यहाँ पे काउंसिल इलेक्शंस को भी बाइकआउट किया गया। लेकिन यहाँ पे एक आपका एमसीक्यू का फॉर्डर बन जाता है कि मेजोरिटी ने तो बाइकआउट किया था, लेकिन कुछ प्रोविंस ऐसे थे यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया था, तो और कुछ पार्टी ऐसी थी जिन्होंने नहीं किया था, वो कौन थे यहाँ पे, तो एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। तो मद्रास वाले एरियाज में ये इलेक्शंस को यहाँ पे बाइकआउट नहीं किया गया था। ठीक है, तो वहां पे जो जस्टिस पार्टी थी और दी पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स ने यहाँ पे इसको बाइकआउट नहीं किया था। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर मद्रास में ऐसा क्या था कि जो यहाँ पे बाइकआउट नहीं किए गए थे इलेक्शंस, बाकी पूरे इंडिया में तो बाइकआउट हो रहे थे। इट इज बिकॉज बच्चे यहाँ पे ये जो जस्टिस पार्टी थी सर, ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। आपको पता है कि वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड दी शूद्रास होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड दी शूद्रास। तो अभी तक जितनी भी पोजीशंस थी वो सब और इलीट सेक्शन ही उसको डोमिनेट कर रहा था, इलीट क्लास ही उसको यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। ऐसे में जो जस्टिस पार्टी थी इसके जो मेंबर्स थे वो नॉन ब्राह्मण्स थे, और उनको लगा कि अभी जो मेजॉरिटी लोग बाइकआउट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास चांस है कि हमको कुछ पावर मिल सकती है अगर हम इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे। और यही रीजन था कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, और टेक्निकली वो नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो समथिंग दैट यूजली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। अगर नॉर्मल टाइम्स पे ये होता तो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास ही ये सारे वोट्स जाते, हमारे पास नहीं जाता। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक जो हमारे पास पावर नहीं आ पाई है उसके लिए हम यहाँ पे अपकमिंग इलेक्शंस में फाइट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट क्या हुआ नॉन कॉपरेशन का यहाँ पे। तो बच्चे नॉन कॉपरेशन का जो इकोनॉमिक यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा सीवियर है, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक इम्पैक्ट है। सर जो फॉरेन गुड्स ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे क्या करते थे सर, चीप रेट पे खरीदते थे फोर्सफुली, और इस सारे चीप और रॉ मटेरियल्स को अपनी जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी इंग्लैंड में या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में, वहाँ पे वो भेज देते थे। और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर में ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन के फिर दोबारा से इंडिया में आ जाता था, और इंडियन को वो फोर्सफुली खरीदना पड़ता था। तो फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया बच्चे, जो लिक्वर्स आ रही थी, जो दारू आ रही थी, उनको भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, उनको भी सब तोड़ दिया गया, खराब कर दिया गया। जो भी फॉरेन क्लोथ आ रहा है उसको बर्न किया गया यहाँ पे, बॉन फायर, जैसे बॉन फायर आपने देखा होगा सर्दियों में लोग लगाते हैं, उस टाइप के यहाँ पे ऊंचे ऊंचे चट्टान लगा के उनको जलाया जा रहा था। अब रिजल्ट क्या हुआ कि सर जब आप फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे हो, स्पेशली फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट कर रहे हो, तो जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लोथ का, जब डिमांड जो है वो आएगी नहीं तो सप्लाई आप क्या करोगे यहाँ पे। तो सिंपली बचे जो इंपोर्ट था वो आधा हो गया अगर हम 1921 और 1922 को देखें, और अगर वैल्यू को देखें सर, जो पहले 102 करोड़ का होता था वो अब जस्ट 57 करोड़ का हो गया। अब जो मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स थे बच्चे, इन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना ही बंद कर दिया, और फॉरेन यहाँ पे फाइनेंस ट्रेड में पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया। इवन पीपल जो थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने सर इसको पहनना ही बंद कर दिया। तो जब पहनेंगे नहीं तो यहाँ पे डिमांड ही नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो सर सप्लाई जो है वो मिसमैच हो ही जाएगा यहाँ पे। और इसके अपोज में वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्लोथ यानी खादी को यहाँ पे पहन रहे हैं बच्चे यहाँ पे।
और जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी सर उसका प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और जो हैंडलूम्स इंडस्ट्रीज थी एक टाइम पे जो डिसमेंटल हो गई थी दोबारा से वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो मूवमेंट था स्लो होना स्टार्ट हो जाता है सिटीज़ में। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों था? सर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इट इज़ ड्यू टू दी क्लॉथ बायकॉट, क्योंकि सर हम फॉरेन क्लॉथ जो कि यहाँ पे बल्क में आ रहा है तो वो चीप है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे एक शर्ट की, तो एक शर्ट यहाँ पे जो फॉरेन गुड्स यहाँ पे बना के भेज रहा है यानी जो इंडस्ट्रीज में यहाँ पे बन रहा है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है और इंडिया में जो हैंडलूम्स बना रहे हैं, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स बना रही हैं, वो अभी भी आउटडेटेड मशीन्स को यूज़ कर रही हैं, जिसमें मैनुअल लेबर ज़्यादा लग रहा है और उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ आ रही है। सो ऐसे में जो लोगों के लिए यहाँ पे जो चॉइस है वो काफ़ी ईजी है कि वो 100 रुपीज़ वाली शर्ट लेंगे, ना कि 150 वाली। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए नॉन कॉपरेशन को सर वो इंडियन मेड गुड्स को यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। खादी क्लॉथ अभी भी सस्ता होने की बजाय अभी भी काफ़ी महंगा था क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं था यहाँ पे। तो हुआ क्या बच्चे यहाँ पे, सर मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ जो था बच्चे यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और पुअर पीपल्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। नॉट ओनली दिस, अगर आप कोई भी अपोज कर रहे हो किसी भी चीज को तो उसका आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडिया है और इंडिया इंपोर्ट करती है ऑयल का, ठीक है। सो ऑयल का अगर आपके पास दो पावर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया हो गया यहाँ पे या फिर वेस्ट एशिया हो गया। सो अगर वेस्ट एशिया में कोई प्रॉब्लम है तो आप रशिया के पास चले जाओगे और रशिया में कोई प्रॉब्लम है तो वेस्ट एशिया के पास चले जाओगे। एक दूसरे से दोनों चीजों को आप बैलेंस करोगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, तो अगर उसको भी आपने बायकॉट कर दिया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बचता है कि आप अपने घर में प्रोड्यूस करो, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। तो यही प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी हो रही थी कि आपने बायकॉट तो कर दिया ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन उसके अपोजिट में इंडियन इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। कोई भी ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग ने इनिशियली में यहाँ पे बायकॉट करना स्टार्ट किया था, वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करते जा रहे हैं, दोबारा से यहाँ पे री एंट्री करते जा रहे हैं इन्हीं सारे इंस्टीट्यूशंस में और वही चीज़ें यूज़ करते जा रहे हैं जो बायकॉट से पहले यहाँ पे वो लोग यूज़ करते थे। अब रिजल्ट क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल को छोड़ दिया था कि हाँ भैया हम सपोर्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन को, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। तो दोबारा से उन्होंने रिज्वाइन कर लिया। ऐसे ही लॉयर्स ने अपनी जो प्रैक्टिसेस थी वो छोड़ दी थी, दोबारा से उसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और सैचुरेशन पॉइंट पे जाने के बाद चीज़ें जो हैं दोबारा बैक टू स्क्वायर वन हो जाती हैं। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे रेबेलियंस इन दी कंट्री साइड। तो कंट्री साइड आपको पता है यहाँ पे क्या है, एक तरीके से विलेजेस वाले एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सिटीज के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स कंट्री साइड में स्प्रेड हो गया। अब यहाँ पे हम स्ट्रगल्स रीजंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अवध में यहाँ पे जो स्ट्रगल था नॉन कॉपरेशन का वो बाबा रामचंद्र ने स्टार्ट किया था और वो एक सन्यासी थे। अर्लियर यहाँ पे वो फिजी जा चुके थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर। अब इंडेंचर्ड लेबर क्या था बच्चे, जब लोगों के पास यहाँ पे अपनी जमीन नहीं थी तो वो काम की तलाश में थे और ऐसे में ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर्स थे यहाँ पे उनके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे जिसको हम इंडेंचर्ड लेबर बोलते थे और जिसमें ये लिखा होता था कि हम आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं काम करने के लिए। तो जो यहाँ पे कोई भी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता था उसको एक्चुअली में नहीं पता होता था, तो फाइनली उसको क्या होता था कि जो भी ब्रिटिशर्स की या जो ब्रिटेन की अलग अलग कॉलोनीज हैं अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वहाँ पे लेबर्स को भेजा जाता था फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स की तरह। और ऐसे ही यहाँ पे जो बाबा रामचंद्र हैं वो भी फिजी जा चुके थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो सर अवध में पीजन सत्याग्रह हुआ था या जो स्ट्रगल हुआ था या जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ये किसके अगेंस्ट में हुआ था? तालुकदार्स के अगेंस्ट में हुआ था और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में हुआ था। अब तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स कौन थे? ये जो टैक्स को कलेक्ट करते थे यहाँ पे किससे? पीजेंट से यहाँ पे। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेशन की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा हाई थी और अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सेसेस भी थे। सेसेस मींस अदर सॉर्ट ऑफ टैक्सेस भी यहाँ पे इम्पोज किए जाते थे, जिसकी वजह से पीजेंट्स के लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाता था यहाँ पे सिंपली उसको सर्वाइव करना। नॉट ओनली दिस बच्चे, यहाँ पे एक बेगार भी आपको करना पड़ता था जिसको बोलते हैं फोर्स लेबर, यानी आप काम करोगे अपने लैंडलॉर्ड्स के लिए और आपको उसके कंपनसेशन में कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो बेगार की लिटरल डेफिनेशन क्या जो एनसीईआरटी में मेंशन है, लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। तो ये एग्जैक्टली एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ये स्टार बना के यहाँ पे रखना है। कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं थी।
अभी भी आप जो ताल्लुकदार थे, जो ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन पे काम कर रहे हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन बच्चे यहाँ पे सर कभी भी आपको यहाँ पे हटा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो हो सकता है आप अपना राइट को असर्ट कर दोगे कि ये मेरी ज़मीन थी, यहाँ पे बहुत टाइम से मैं काम कर रहा था यहाँ पे। सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, जो उन्होंने लीज पे ले रखा था। पीजेंट्स की डिमांड क्या थी? यहाँ पे जो अवध सत्याग्रह या फिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, कि जो रेवेन्यू है बहुत ही ज़्यादा है उसको रिड्यूस किया जाए, जो बेकार लेबर है उसको एंड किया जाए, और जो भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं जो काफ़ी हमारा फ़ायदा उठाते हैं उनको सोशली बायकॉट किया जाए। और ऐसा हुआ भी। कुछ लोगों ने यहाँ पे नाय धोबी बंद एक मूवमेंट चलाया। ये क्या था? सर ये जो यहाँ पे लोकल पंचायत थी, यहाँ पे जो विलेज लेवल पे, उन्होंने जितने भी बड़े-बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, यहाँ पे ताल्लुकदार थे, उनको बेसिक सर्विस देना बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल बार्बर्स की और वॉशरमैन्स की, कि भैया खुद ही धो और खुद ही यहाँ पे अपने बाल काट लो, हम तुम्हें सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे इस पीजेंट्स में, दैट इज अवध वाले एरियाज में पीजेंट्स की। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इस अवध वाले विलेज में आते हैं और जो पीजेंट्स की प्रॉब्लम है उनको अंडरस्टैंड करते हैं और एक फॉर्म करते हैं औध किसान सभा। ये अवधि किसान सभा है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन था तो मैंने आपको ये वर्ड मेंशन कर दिया है। अवध किसान सभा जो है वो फॉर्म होती है अक्टूबर 1920 में। अब इसको कौन सेटअप करता है? अगेन जिसने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, बाबा रामचंद्र और भाई जवाहरलाल नेहरू। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी यहाँ पे प्रिंसिपैलिटीज थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और हम भी उसको नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी का कंटेंट हमारे लिए अभी के लिए भगवान है और वही हमको सिर्फ पढ़ना है। सो विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस सेटअप हो गई थी डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में। किसकी? औध किसान सभा की या अवध किसान सभा की, जहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनको मोबिलाइज किया जा रहा था, उनको समझाया जा रहा था क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है यहाँ पे। अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, सो जो अर्लियर जो कांग्रेस का एफर्ट था सर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अवध पीजेंट स्ट्रगल को इंटीग्रेट करने का था कि उस स्ट्रगल को एक वाइडर स्ट्रगल में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन लेटर 1921 में क्या हुआ, जब ये जो पीजेंट्स थे वो ताल्लुकदार और जो मर्चेंट्स का यहाँ पे इनको लगा कि अब तो कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहा है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज इनके लिए स्वराज का मतलब कि भैया ताल्लुकदार और मर्चेंट से छुटकारा। तो ये जो पीजेंट्स थे हाइपर होके क्या किया इन्होंने, ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घरों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिस बाजार में वो लोग उनकी शॉप्स थी उनको लूटना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो ग्रेन होर्ड्स करके रखा था यहाँ पे इन मर्चेंट्स ने, वो सब यहाँ पे लूटना स्टार्ट कर दिया। सो इन मेनी प्लेसेस में इवन यहाँ पे जो लोकल लीडर्स थे, यानी जो लोकल लीडर्स जो लोकल विलेजेस में काम कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो सेटअप होती जा रही थी, वहां पे इवन महात्मा गांधी का नाम को यूज करके बोला जा रहा था कि ये सारे जो हम ये चीजें कर रहे हैं, ये सारे एक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं भाई महात्मा गांधी जी, और उन्होंने ही बोला है कि हमको ये सारी चीजों को यहाँ पे करना है। मीन्स जो उनको समझ में आ रहा था, जैसा लोग वो बता दे रहे थे वैसा ही वो कर रहे थे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे कि सर अपना सेल्फ इंटरेस्ट, कोई भी आगे के बारे में सोच ही नहीं रहा था। इसीलिए स्टेटमेंट यहाँ ने स्टेटमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे इस मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया कि जो जिसको समझ में आ रहा था वो उसी तरीके से स्वराज को इंटरप्रेट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे बोला, टोल्ड पीजेंट दैट, गांधी जी ने ये बोला है कि सर कोई भी हम टैक्सेस को नहीं पे करेंगे, इस टाइप के रूमर्स आ गए, और जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अमंग्स दी पुअर। वो लैंड जो किसको बिलोंग करती है? ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स को बिलोंग करती है। नेक्स्ट है बच्चे इसी से रिलेटेड बरदौली सत्याग्रह 1928। 1938 ये गलत लिखा है, प्लीज डू करेक्ट द सेम। 1928 में बरदौली सत्याग्रह होता है और ये बरदौली क्या है? एक तालुका है गुजरात में, तो ये भी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मेन लीडर कौन है? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सरदार की इनको यहाँ पे जो टाइटल मिला था वो इसी सत्याग्रह के टाइम पे मिला था। कॉज क्या था बच्चे? यहाँ पे सेम टाइम पे मोस्टली यहाँ पे जो पीजेंट्स का जो स्ट्रगल हो रहा था वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतनी लैंड रेवेन्यू की डिमांड हाई कर रखी थी कि कोई भी पीजेंट्स कभी भी उसको फुलफिल ही नहीं कर पाता था। और यहाँ पे ये सक्सेसफुल मूवमेंट था अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स, जहाँ पे उनकी डिमांड जो थी वो रिड्यूस करने की थी लैंड रेवेन्यू की। सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो स्ट्रगल था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिसाइज था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने इसको सपोर्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी भी मिली थी बच्चे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी इंडिया में। और इसी में सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार का यहाँ पे टाइटल भी मिला था। अब बात करेंगे ट्राइबल पीजेंट्स और उनके लिए जो नॉन कॉपरेशन या जो आइडिया था स्वराज का वो क्या है। सो ये बात है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स की, जो कि 1920s की बात है यहाँ पे,
तो एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। अब ये मिलिटेंट गुरिल्ला क्या होता है? ट्राइबल एरियाज में बच्चे ये जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, विलेजेस, इनका घर होता है और बहुत ही अच्छे से ये सारे यहाँ पे फॉरेस्ट को जानते हैं, कहाँ पे हाइड करना है, कहाँ पे यहाँ पे एनिमल्स हैं, मीन्स हर एक चीज़ चप्पा चप्पा उनको पता चलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर अटैक करते हैं, जिसमें वो सडन अटैक करते हैं और तुरंत वो गायब हो जाएंगे। तो इस टाइप का अटैक करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही एक मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था यहाँ पे और ऑब्वियसली ये क्या था, ये वॉलेंट मूवमेंट था, तो डेफिनेटली कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका रीजन क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे स्टार्ट होगा? फॉरेस्ट रीजन्स में होगा। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था बच्चे यहाँ पे, सर वो फॉरेस्ट एरिया जो था उसको वो क्लोज कर दिया था ट्राइबल पीपल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए क्या था कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो क्या है सर, वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं और जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है वो ट्राइबल पीपल्स उसको यूज कर देते हैं और उनको कोई भी टैक्स नहीं मिलता। तो ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेस्ट को कट करके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जाए और फॉरेस्ट को भी कंट्रोल कर दिया जाए कि जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होगा उसमें भी उसको टैक्स या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूस अब ब्रिटिशर्स के हाथ में जाएगा। तो यही रीजन हुआ कि जब फॉरेस्ट एरियाज में लोगों को यहाँ पे जाना मना कर दिया गया, यानी जो पीपल्स थे वो अब फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते थे, वो फॉरेस्ट जो उनका बहुत ही पुराने जनरेशन से एक घर था यहाँ पे, ना ही वो अपनी कैटल को ग्रेज कर पा रहे थे यहाँ पे और ना ही बच्चे यहाँ पे वो लकड़ी इकट्ठा कर पा रहे थे, फ्रूट्स इकट्ठा कर पा रहे थे अपने लाइवलीहुड के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए। कुछ और रीजंस भी थे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट उनको पकड़ पकड़ के यहाँ पे फोर्स कर रहा था कि आपको बेगार करना है, दैट मीन्स फोर्स लेबर करनी है रोड को बनाने के लिए, सो दैट कि जो प्रॉपर रोड होगी तो आर्मी को ईजिली और ट्रूप्स को ईजिली मोबिलाइज किया जा सकता है, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चे यहाँ पे, सर पीपल्स को काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आया और उन्होंने यहाँ पे देखा कि उनकी लाइवलीहुड जब अफेक्ट हो रही है और जो ट्रेडिशनल राइट्स, यानी जो मुगल्स के टाइम पे भी इम्पैक्ट नहीं हुए थे, कि इवन जो एम्परर्स थे उन्होंने भी उनके राइट्स को एक्सेप्ट किया था, एक्नॉलेज किया था, वो राइट्स अब ब्रिटिशर्स डिनाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आता माजी सटकली, दैट मीन्स हिल पीपल्स ने यहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया। और यहाँ पे जो भाई साहब हैं एक, उनका नाम है अलूरी सीतारमन राजू, जो कि ये लीडर हैं गुदेम हिल्स के रेबल्स के यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू हैं, ये यहाँ पे क्लेम करते हैं कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मिरेकुलस पर्सनैलिटी हैं और जो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट होता है। वो पीपल को हील कर सकते हैं और इवन जो बुलेट के शॉट्स हैं वो भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एक तरीके के वो सुपर हीरो थे यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। अब हुआ क्या बच्चे यहाँ पे, सर अंडर दी लीडरशिप ऑफ द राजू, सो रेबल्स ने प्रोक्लेम किया कि भैया वो भगवान के इनकारनेशन है यहाँ पे, कि वो जब इतना सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं कि बुलेट भी उनको छुएगी नहीं एंड ऑल। अब क्वेश्चन आता है कि सर राजू की आइडियोलॉजी क्या थी यहाँ पे? ऑल वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे, उनकी ग्रेटनेस को सपोर्ट करते थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी काफी ज्यादा इंस्पायर थे, लेकिन उनके लिए यहाँ पे क्या था बच्चे, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो वायलेंस को यहाँ पे यूज कर रहे थे यहाँ पे, दैट मीन्स इसी तरीके से उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो वायलेंट थी, ना कि पीसफुल, यानी नॉन वायलेंस नहीं थी। अब उन्होंने लोगों को परसुएट करना स्टार्ट किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करना है, लोकल गुड्स को यहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल खादी को हमको यूज़ करना है और जो ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो लिकर है, उसको हमें गिव अप कर देना है। और साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे थे, दैट मीन्स उनकी मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी जो मेन आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि वो लोगों को लिबरेट करना चाह रहे थे, किसका, फोर्स को यूज़ करके, ना कि नॉन वायलेंस को यहाँ पे यूज़ करके। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चे यहाँ पे, कि सर वो इंडिविजुअल यहाँ पे इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं और वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं पुलिस स्टेशंस को, और इंडिविजुअली जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत ही ज़्यादा इनफेमस थे, जो उनके साथ गलत कर चुके थे, उन सबको यहाँ पे किल करना स्टार्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू किल करना स्टार्ट करते हैं। और गुरिल्ला वॉरफेयर उनके लिए क्या यहाँ पे, कि वो स्वराज को यहाँ पे अचीव करेगा। फाइनली ये रेबिलियन एंड कैसे होता है यहाँ पे गुदेम हिल्स का, कि जो राजू थे यहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता है और फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1924 में। लेकिन अभी भी वो उस एरिया में एक लोकल हीरो यानी फोल्क हीरो की तरह यहाँ पे काम करते हैं, जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने में काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे यहाँ पे बचे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। अब यहाँ पे हम प्लांटेशन वर्कर्स आसाम वाले एरियाज की बात करेंगे, तो उनके लिए फ्रीडम का, यानी जो स्वराज का मतलब था फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब था कि वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इन एंड आउट, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, और विदाउट एनी परमिशंस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और जब वो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जा सकते हैं, तो वो अपने विलेजेस से भी यहाँ पे लिंक को स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी अभी क्या था कि अगर आप एक बार काम करना स्टार्ट किया तो आपको ना ही यहाँ पे छुट्टी मिलेगी, ना ही कुछ मिलेगा, और आप एक तरीके से
फोर्स लेबर यानी बेगार यानी बंधुआ मजदूर बन गए हो, यहाँ पे बहुत ही कम सैलरी में आप काम करते रहोगे। एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जिसको ये असम वर्कर्स अपोज कर रहे थे। अब ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था क्या बच्चे यहाँ पे 1859 का। यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में काम करते थे आसाम में, उनको लिए परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स में यहाँ पे लीव करेंगे विदाउट परमिशन, यानी कोई भी अगर आपको छोड़ के जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन जो थी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स कभी भी नहीं देते थे, यानी बहुत ही एक्सट्रीम और रेयर केस में ही देते थे। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे जो वर्कर्स थे और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स थे यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, और उन्होंने बोला कि ठीक है अब तो यहाँ पे अच्छे दिन आ गए हैं, ठीक है, अच्छे दिन मतलब स्वराज आने ही वाला है यहाँ पे, और वो अपने प्लांटेशंस को यहाँ पे छोड़ छाड़ के किसी भी ब्रिटिश अथॉरिटी का यहाँ पे उन्होंने कहना नहीं माना और अपने यहाँ पे होम चले गए यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने बोला यहाँ पे कि अब गांधी राज आने वाला है और ब्रिटिश राज एंड होने वाला है यहाँ पे बचे। और ब्रिटिश राज में अभी तक हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था हमें, अब जो है हमें गांधी राज में हमें ज़मीन मिल जाएगी हमारे ओन विलेजेस में, और वहीं पे हम यहाँ पे काम करेंगे। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है दूर दूर एरियाज़ में काम करने की, स्पेशली इन प्लांटेशन वाले एरियाज़ में काम करने की। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, गवर्नमेंट ने सीवियर रिप्रेशन को यूज़ किया बच्चे यहाँ पे, और वो अपने डेस्टिनेशन यानी अपने घरों तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही उनको पकड़ लिया गया यहाँ पे, ठीक है। और उनको कहाँ कहाँ पकड़ा गया, रेलवेज में पकड़ा गया, जो रेल के थ्रू वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे। जो यहाँ पे स्टीमर स्ट्राइक हुई कि वो सी रूट के थ्रू यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे या वाटर रिवराइन रूट के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे पीटा गया। अब क्वेश्चन आता है कि कनेक्शन विद द कांग्रेस और द ऑल इंडिया एजिटेशंस। अब ये जो चीज़ें थी यहाँ पे, जो चीज़ें हो रही थी, जो इंडिविजुअली तरीके से जो अलग अलग ग्रुप का अपना इंटरप्रिटेशन था स्वराज का, सर इसको कोई भी जो कांग्रेस का प्रोग्राम था उसमें कहीं पे भी इसको डेफिनेशन नहीं मिली, ना ही कोई भी डिफाइन किया गया। Although, yet, when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding the स्वतंत्र भारत, सर वो इमोशनली कहीं ना कहीं वो ऑल इंडिया एजिटेशन से रिलेट कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस कहीं पे भी इसको सपोर्ट नहीं करता है कि वो इसमें इंक्लूडेड है।